शादी के 3 साल के बाद हम दोनों को एक बच्चे की इच्छा हुई, पर सारी इच्छाओं के बावजूद मैं और 1 साल तक गर्भवती न हुई, तो हम दोनों चिंतित हो उठे। हमने आपस में विचार विमर्श किया और डॉक्टर के पास गए। सबसे पहले मेरी जांच हुई। जांच रिपोर्ट आने के बाद भीतर चल रहे अंतर्द्वंद को संतुष्टि मिली कि मुझ में कोई भी कमी नहीं है, अर्थात मैं मां बनने में सक्षम हूं। जबकि प्रभात चिंताग्रस्त हो उठे। उन्हें स्वयं पर संदेह हो गया। उन्होंने अपनी जांच कराने से साफ इनकार कर दिया और ये बात मुझे किसी को भी न बताने की सख्त हिदायत दी। अरुंधति, जैसा कि तुम्हारे चेकअप से स्पष्ट हो चुका है कि तुम में कोई कमी नहीं है, तो जाहिर है कि मुझ में ही कमी है। तुम मां बनने में सक्षम हो, पर मैं पिता बनने में नहीं। तभी तो 4 साल हो चुके हमारी शादी को और हम लगातार 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, पर तुम अभी तक गर्भवती नहीं हो पाई हो। लेकिन प्रभात, चेकअप तो सिर्फ मेरा हुआ है, तुम्हारा नहीं। तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अरुंधति, यह बात तो सीधी सी है कि अगर तुमने कोई कमी नहीं है और फिर भी तुम गर्भवती नहीं हो पा रही हो, तो कमी मुझ में ही है। फिर चेकअप की जरूरत है क्या? प्रभात ने बिना डॉक्टरी की जांच के खुद के पुरुषत्व पर शक कर लिया था और वह इस बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करना चाहता था। शायद पुरुषों की यही समस्या होती है कि वह अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते, और यहाँ तो प्रभात बिना किसी जांच के ऐसी बातें कर रहा था। प्रभात गंभीर व परेशान रहने लगे। मैंने उन्हें एक बार समझाया भी कि आप अपनी भी जांच करा लें। यदि कोई कमी निकली तो उसे दूर किया जा सकता है। लेकिन ये इस प्रकार तिलमिला उठे थे मानो मैंने इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। अब तो जब भी कोई इनसे बच्चे के बारे में सवाल करता, ये बौखला जाते, मानो इनकी चोरी पकड़ी गई हो। एक दिन प्रभात ने अरुंधति से कहा, मेरा छोटा भाई चेतन ग्रेजुएशन की परीक्षा देकर 15 दिनों के लिए घूमने यहाँ मुंबई आ रहा है। लेकिन इस बीच मुझे कंपनी का काम से 15 दिनों के लिए अमेरिका जाना है। तुम उसका पूरा ख्याल रखना और उसे अच्छे से मुंबई घुमाना। उसे मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अरुंधति ने कहा, बिल्कुल, तुम उसकी चिंता मत करो। आखिर वह मेरा भी तो देवर लगता है। कभी कभी जब सास ससुर चेतन के साथ चले आते, तब वे हमसे एक पोता या पोती की इच्छा के बारे में जरूर बताते। चेतन से मेरी बहुत अच्छी बनती थी। वह मेरा देवर कम, दोस्त ज्यादा था। लेकिन इस बार चेतन अकेला ही मुंबई आ रहा था। प्रभात अमेरिका जा चुके थे। अचानक कॉल बेल बज उठी, तो मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सामने चेतन को मुस्कुराते देखा। नमस्ते भाभी। चेतन अंदर आकर दीवान पर बैठ गया। कैसी हो भैया, कैसे हैं? सब ठीक है। वे 15 दिनों के लिए आज ही न्यूयॉर्क गए हैं। भैया भी बिल्कुल भोले हैं भाभी। अरे, उन्हें तो मुझसे डरना चाहिए। सोचना चाहिए कि चेतन स्मार्ट है, फ्लर्ट है ना भाभी? चेतन हंसा तो मैं धीरे से मुस्कुरा दी। शाम को हम दोनों घूमने निकल पड़े। फिर तो ये सिलसिला सा बन गया। देर रात तक हम मुंबई घूमते, होटलों में डिनर लेते, फिर अपने अपने कमरे में आकर सो जाते। चेतन मेरे चंचल स्वभाव से भली भांति वाकिफ था, पर इस बार उसे मेरी खामोशी विचलित किए दे रही थी। कई बार वह इसका कारण चाहकर भी न जान सका। कड़वा सत्य को लाइक व फॉलो करें। एक दिन चेतन के बहुत जोर देने पर मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर वह भी परेशान हो उठा। धीरे धीरे 15 दिन गुजर गए। प्रभात न्यूयॉर्क से लौट आए। उनके आने के एक दिन बाद चेतन दिल्ली लौट गया। चेतन के जाने के बाद हम सामान्य रूप से रहने लगे। अचानक अगले महीने मुझे एक दिन 2-3 उल्टियां हुई और कई बार जोरों से चक्कर आया। इन्होंने फौरन डॉक्टर बुलवा लिया। मुझे देखने के बाद डॉक्टर ने जो कुछ कहा, उससे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कोई खुशियों भरा बम फट पड़ा हो। मैं गर्भवती थी। ऐसे इतने सालों बाद अचानक गर्भवती होने का एहसास मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये भी ऊपर से तो खुश दिख रहे थे, पर अंदर से संशय से घिरे हुए थे। मैंने एक दिन उनके अंदर आए हुए शक को दूर करने के लिहाज से बोला, आप खुश नहीं हैं शादी के इतने सालों बाद आप पिता बनने वाले हैं। तुम शायद ये साबित करना चाहती हो कि तुमने गर्भवती होने के लिए कोई अनुचित कार्य नहीं किया। साथ ही मेरी कमी को जानते हुए भी
उस पर जबरदस्ती पर्दा डालने का एहसान मुझ पर करना चाहती हो। मुझे दुख है कि आपके मन मस्तिष्क में हीन भावना घर कर गई है और ये सब उसी की उपज है। आपके मन में ये हीन भावना घर कर गई है कि आप अधूरे पुरुष हैं। इसमें गलती क्या है? अगर सक्षम होता तो क्या? इतने साल कम होते हैं जिसके दौरान हमने लाख चाहा, पर तुम गर्भवती नहीं हुई। और फिर आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं मातृत्व सुख के लिए अपनी पवित्रता और पतिव्रता को दांव पर लगा सकती हूँ? भला तुम्हें सफाई देने की क्या जरूरत है? मैंने तो अपने मुंह से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बात तुमने शुरू की है। पर सच्चाई तो यही है कि मेरे गर्भ में पल रहा अस्तित्व आपका ही है और उसे अभी ही अस्तित्व में आना था, है ना? जब मैं 15 दिनों के लिए देश से बाहर था और तुम्हारा देवर इन 15 दिनों के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में अकेला था। ये व्यंग्य से मुस्कुरा दिए। अच्छा इत्तेफाक है। हाँ, इस इत्तेफाक पर मुझे भी घोर आश्चर्य है, पर ये इत्तेफाक ही है और कुछ नहीं। बकवास कर रही हो तुम। अचानक इनका स्वर तेज हो गया। आप ये क्यों भूलते हैं कि आपने अभी तक अपना चेकअप नहीं करवाया? हो सकता है हम दोनों की कुछ कमियां रही हो, जो इन 2 वर्षों में स्वतः ही दूर हो गई हो या... पर ये इत्तेफाक कभी भी मेरे गले नहीं उतर सकता। देखो अरु, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा। मैं तुम्हारे बच्चे को अपना ही नाम दूंगा। बस तुम ये मान लो कि इसका बाप मैं नहीं, चेतन है। अगर तुम इसे स्वीकार कर लोगी, तो मैं कभी इस बात का जिक्र तक नहीं करूंगा। पर जो असत्य है, उसे मैं कैसे स्वीकार कर लूं? तुम तुम जबरदस्ती मुझे दोषी ठहरा रहे हो। प्रभातहीन भावना से तुम्हारा विवेक खो गया है। मैं सतयुग की सीता तो नहीं जो अग्नि परीक्षा दे सकूंगी, पर सच्चाई क्या है ये तुम अपने भाई से भी पूछ सकते हो। इसकी जरूरत भी क्या है जब सच्चाई सामने है? उसके 15 दिन यहाँ रहने के बाद ही तुम गर्भवती हुई। क्या इससे भी बड़ा कोई सबूत है? वक्त गुजरने लगा। हमारे बीच ये विवाद तूल पकड़ता गया, जो दीमक की भांति हमारे दाम्पत्य को चाटने लगा। ये अब जब भी दफ्तर से आते, अलग कमरे में जाकर सो जाते और मैं रात भर तन्हाई में करवटें बदलती रहती। सुबह ये देर से उठते और जल्दी ही ऑफिस के लिए रवाना हो जाते। डॉक्टर ने मुझे तनावग्रस्त रहने की बजाय खुश रहने की हिदायत दी थी, ताकि बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। पर मैं तो दिन ब दिन अधिक तनावग्रस्त होती जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। कैसे इनके दिलों दिमाग से हीन भावना और शक का जहर निकाला जा सकता है। धीरे धीरे जब इनकी बेरुखी की पीड़ा असहनीय हो गई, तब एक दिन इन्हें ऑफिस जाते वक्त मैंने रोक लिया। आखिर इस तरह कैसे और कब तक चलेगा? क्यों बेवजह मुझे और स्वयं को सजा दे रहे हो? क्या हो गया है आपको? क्यों अपने ही हाथों अपना बसा बसाया आशियाना उजाड़ना चाहते हो? ये कैसी हीन भावना है जो आपको अपनी ही वास्तविकता से दूर किए जा रही है? काफी देर तक मैं सिसकती रही और ये शून्य में निहारते रहे। फिर न जाने किस भावना से वशीभूत होकर इन्होंने मुझसे कहा, सुनो, तुम दिल्ली चली जाओ। तुम्हें वैसे भी अब देखभाल की जरूरत है। वहां सभी लोग हैं। माँ सुनेंगी तो तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं देंगी। और आप यहाँ अकेले रहेंगे? मैं रह लूंगा, कहते कहते पुनः इनका स्वर भर्राया था। मैं न चाहते हुए भी दिल्ली आ गई। सास ससुर, देवर ननद, सभी ने पलकों पर बिठाया था। मैं जैसे सभी की आशाओं का दीप बन बैठी। चेतन ने मुझसे एक साथ कई सवाल कर डाले, जिसके जवाब में मुझे सब कुछ बताना पड़ा था। सुनकर उसके कोमल हृदय को गहरी ठेस लगी थी। एक समय तो उसने मुझसे यहाँ तक कह दिया कि मैं भंगिया से बात करके देखता हूँ, पर मैंने उसे मना कर दिया। फिर वो दिन भी आ गया जब मुझे मातृत्व सुख मिला। मेरा हृदय तृप्त हो गया, पर इनकी अनुपस्थिति हृदय के एक कोने में टीस बनकर चुभ रही थी। बच्चा बिल्कुल इन पर गया था। सास का कहना था कि जब ये पैदा हुए थे तब बिल्कुल ऐसे ही थे। मैं भी इस बात से काफी आश्वस्त थी, मानो वह मेरी पवित्रता का सबसे जीवंत परिचायक। घर के लोगों ने फोन पर इन्हें ये खुशखबरी दी, पर ये बिजनेस का बहाना बनाकर नहीं आए। मैं रो पड़ी। मेरी पीड़ा चेतन से देखी नहीं गई, तो वह मुझसे इन्हें साथ लेकर आने का वादा कर मुंबई रवाना हो गया। 2 दिन बाद जब वह आया,
तब वह अकेला और बिल्कुल टूटा हुआ प्रतीत हो रहा था। वह मेरे समीप बैठकर रो पड़ा। भाभी, न जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं मुंबई गया था। न मैं मुंबई आपके पास जाता, न भैया आपकी पवित्रता पर संदेह करते। भैया बहुत जिद्दी हैं भाभी, लेकिन मैंने भी उन्हें बहुत कुछ कह दिया है कि अगर उनमें जरा सी भी गैरत होगी तो वे आएंगे, जरूर आएंगे। 3 दिन बाद ही ये आ गए। इनके आने की खबर से मेरा दिल एक बारगी धड़क उठा था। जब ये मेरे कमरे में आए तो इनकी स्थिति देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। काफी कमजोर हो गए थे और चेहरे से बिल्कुल विचलित लग रहे थे। ये पालने में सोए बच्चे को काफी देर तक देखते रहे। इनके चेहरे पर कई रंग आते और चले जाते। फिर इनके चेहरे की उदासी मुस्कान में तब्दील होने लगी और बरबस ही इन्होंने बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। देखा प्रभात बेटे, मांझी ने पीछे से आते हुए कहा, मेरा पोता हूबहू तुम पर गया है। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। जब तू छोटा था तब बिल्कुल ऐसा था। इन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए चेहरा ऊपर उठाकर पलकें भींच लीं। आंसुओं की 2 बूंदें गालों पर छलक पड़ी। मेरे समीप बैठकर ये फफक उठे, अरु, मुझे माफ कर दो। मैं भटक गया था। हीन भावना का शिकार हो गया था मैं। पागल हो गया था जो तुम पर संदेह किया। काश मैं पहले ही अपनी जांच करा लेता, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तुम्हारी जांच के बाद मुझे अपने आप पर संदेह हो गया था और ये यकीन भी कि मैं पिता बनने में अक्षम हूँ। लेकिन परसों मैंने अपनी जांच कराई तो पता चला कि मुझ में कोई कमी नहीं है। डॉक्टर के अनुसार ऐसा कभी कभी हो जाता है कि पति पत्नी की इच्छा के बावजूद सालों साल कोई बच्चा नहीं होता। इसके कई कारण हो सकते हैं और इत्तेफाक भी। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है अरु। एक बार माफ कर दो अरु। अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मेरी गोद में सिर रखकर ये बच्चों की भांति बिलखने लगे।